नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक का नेशनल करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम की दृष्टि से, उन पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कल हमने राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के क्वेश्चन बने थे उन पर चर्चा की थी। तो अगर आपने राजस्थान करंट अफेयर्स का वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें राजस्थान से संबंधित पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो फुल डिटेल के साथ हमने कवर किए हैं। और आज हम करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स के, और कल करेंगे हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको वहां पे इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे आपको अन्य पीडीएफ भी मिल जाएगी, जिसे आपके पढ़ने में वो महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे ही हमारा वीडियो है तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? किस राज्य का मदरसा बोर्ड संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, जिसने अपने पूरे राज्य के मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड को मदरसा बोर्ड में संस्कृत विषय को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। उत्तराखंड में 460 टोटल मदरसे, वहां पे संस्कृत की पढ़ाई होगी और कंप्यूटर का अध्ययन भी होगा। कंप्यूटर का अध्ययन और संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। और उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है मुफ्ती समून कासमी। मुफ्ती समून कासमी कौन है? उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है। उत्तराखंड के बारे में अन्य जो जानकारी है वो देख लेते हैं। ये तो उत्तराखंड है जो मदरसों के अंदर है संस्कृत विषय को लागू करने था। ये तो करंट से संबंधित जानकारी थी। अन्य जानकारी देख लेते हैं। उत्तराखंड में लोक नृत्य कौन कौन से है? उत्तराखंड में लोक नृत्य है जोड़ा नृत्य, नट नटी नृत्य, मयूर नृत्य। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में प्रमुख जिले कौन कौन सी है? राक्षसताल, नैनीताल, मालाताल, सातताल है। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड की प्रमुख जिले हैं, राक्षसताल, नैनीताल, मालाताल, सातताल है। और यहाँ पर प्रमुख बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया। कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। ये उत्तराखंड से संबंधित अन्य जानकारी है। और उत्तराखंड से संबंधित है अभी करंट अफेयर्स में क्या क्या चर्चा में रहा वो देख लेते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2025 में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में होंगे। 37वें हुए थे कहाँ पे? गोवा में। 37वें कहाँ पे हुए थे? गोवा में 2023 में, क्योंकि ये प्रत्येक 2 साल से होते हैं। और भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास होता है। काजिंद 2024 से कहाँ पे आयोजन हुआ था? यह हुआ था ओली उत्तराखंड में। यह कहाँ पे हुआ था? ओली उत्तराखंड में। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा भी उत्तराखंड में शुरू हुई है। पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा कहाँ पे शुरू हुई है? उत्तराखंड में। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य आजादी के बाद से, क्योंकि इससे पहले गोवा में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन वो आजादी से पहले पुर्तगालियों ने लागू की थी, जब वहां पे पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। लेकिन आजादी के बाद में पहला राज्य उत्तराखंड बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। ठीक है दोस्तों, ये समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। ठीक है दोस्तों, ये थी उत्तराखंड के संबंधित करंट अफेयर्स और अन्य जानकारी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक पवन चित्रा का उद्घाटन किया गया है। किसका? पवन चित्रा का। ये कहाँ पे किया गया है? जयपुर, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता। तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम केरल में। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम केरल में। केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने तिरुवनंतपुरम
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है पवन चित्रा। वायु, यह पूछा जा सकता है कि पवन चित्रा क्या है, तो यह एयरपोर्ट पर इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है। क्या? पवन चित्रा। पवन चित्रा वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा है जिसको एयरपोर्ट पर लागू किया गया तिरुवनंतपुरम में, केरल पे। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है। ये कैसे है? ये स्वतंत्र प्रभार है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है, तो उन्होंने ये लागू किया है। इसको CSIR और NIIST द्वारा विकसित किया गया है। CSIR और NIIST द्वारा विकसित किया गया है। पवन चित्रा को किसने विकसित किया है? CSIR और NIIST ने। इसके माध्यम से प्रदूषण से बचाया जाएगा, प्रदूषण के लोगों को जानकारी दी जाएगी कि वायु में कितना प्रदूषण है, वायु की गुणवत्ता कैसी है, तो इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए ये पवन चित्रा नाम की सुविधा चालू की गई है तिरुवनंतपुरम में हवाई अड्डे से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया जाएगा? महर्षि वाल्मीकि नाम पर सभी आवासीय स्कूलों का नाम बदलकर किया जाएगा। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो यह किया जाएगा कर्नाटक में। कहां पे होगा? यह कर्नाटक में। कर्नाटक में जो जितने भी सरकारी आवासीय विद्यालय हैं उन सब का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि वही है जो रामायण के रचयिता है, रामायण के रचयिता है, तो वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर्नाटक के जितने भी आवासीय विद्यालय उन सब का नाम किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया, उन्होंने ये घोषणा किया है। और यहाँ पे एक रायचूर विश्वविद्यालय है, रायचूर विश्वविद्यालय का नाम भी बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। रायचूर विश्वविद्यालय का भी महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। और वहां पे जितने आवासीय विद्यालय है उनका भी नाम महर्षि वाल्मीकि विद्यालय किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की थी, महाकाव्य रामायण की रचना की थी इन्होंने। और कर्नाटक से संबंधित अन्य जानकारी है कि भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। सार्वजनिक यानी सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन अभी वर्तमान में भारत में कहां पे है? कर्नाटक में है। ठीक है दोस्तों, यह भी ध्यान में रखना, सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वो सार्वजनिक रूप से है, बाकी निजी रूप से होते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जितने भी चार्जिंग स्टेशन सबसे ज्यादा कहां पे है? वो है कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप फाइनल 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 मेडल, 5, 6, 7 मेडल। तो भारत ने जीते हैं टोटल 4 मेडल। 4 मेडल जीते हैं, 2 तो जीते हैं सिल्वर मेडल है और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। 2 जीते हैं कौन से? ब्रॉन्ज मेडल है। ये ISSF विश्व फाइनल यह कहां पे हुआ था? यह हुआ था नई दिल्ली में। ISSF विश्व नई दिल्ली में हुआ था। कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और इसमें एक हमारे राजस्थान के खिलाड़ी भी है, अनंतजीत सिंह नरूका। अनंतजीत सिंह नरूका इन 4 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हमने कल इनको पढ़ा था कि अनंतजीत सिंह नरूका ने ISSF वर्ल्ड कप में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यह नरूका पेरिस ओलंपिक में भी चौथे स्थान पर रहे थे। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका राजस्थान के खिलाड़ी है, तो इनको ध्यान में रखना क्योंकि राजस्थान के खिलाड़ियों को राजस्थान के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये ISSF विश्व कप नई दिल्ली में हुआ था। इससे पहले 2017 में भी हो चुका है। कब हो चुका है? 2017 में भी ISSF फाइनल ISSF वर्ल्ड कप है भारत में हो चुका है। अभी 2024 में और हुआ है। ठीक है दोस्तों, यह प्रत्येक 2 साल पर आयोजित किया जाता है। यह था ISSF विश्व कप फाइनल। इसमें टोटल 4 पदक जीते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। 2 रजत है, 2 कांस्य पदक है। ठीक है दोस्तों, और इसका आयोजन है दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है, डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत में प्रमुख पदक किन किन ने जीते हैं, तो ये देखते हैं। ये सोनम मस्कर ने रजत पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में सोनम मस्कर ने रजत पदक जीता है। एक विवान कपूर ने रजत पदक जीता है सीनियर शूटिंग प्रतियोगिता में। विवान कपूर ने 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में, सोनम मस्कर ने 2 रजत पदक है, 2 कांस्य पदक है। अखिल स्योराण और अनंतजीत सिंह नरूका इन्होंने जीते 2 कांस्य पदक है। तो अखिल स्योराण ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में और
इन्होंने जीता ट्रेप स्पर्धा में। अनंतजीत सिंह नरूका ने किस में जीता? ट्रेप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो 2 रजत पदक है सोनम मस्कर और विवान कपूर, और 2 कांस्य पदक है अखिल श्योरण और अनंतजीत सिंह नरूका। तो इस प्रकार ये भारत के कुल 4 पदक है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग है। ISSF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है, जिसकी स्थापना हुई थी 1907 में। इसके 150 देश सदस्य है और इसका मुख्यालय है म्यूनिक जर्मनी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में, और लुसियानो रोसिया इसके अध्यक्ष है। ठीक है दोस्तों, तो इसका म्यूनिक जर्मनी में मुख्यालय, ये ध्यान में रखना। ये ISSF के बारे में पूरी जानकारी है, और ये शूटिंग के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी संस्था है शूटिंग के क्षेत्र में। और ISSF विश्व कप 2 साल में एक बार आयोजित होता है। भारत में 2017 और 2024 में आयोजित हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी ISSF विश्व कप से संबंधित पूरी जानकारी, जिसमें भारत ने 4 पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं। करनी शूटिंग रेंज दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। भारत में 2 बार आयोजन हो चुका है, 2017 में और 2024 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? संजीव खन्ना, BR गवई, विक्रम नाथ, VV नागरत्ना। तो कौन होंगे मुख्य न्यायाधीश? मुख्य न्यायाधीश होंगे अगले संजीव खन्ना। कौन होंगे? संजीव खन्ना। और जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। कौन से होंगे? 51वें। CGI है अब वर्तमान में अभी कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ CGI है। तो हमारे भारत में जजों की नियुक्ति कैसे होती है? कॉलेजियम सिस्टम लागू है। कॉलेजियम सिस्टम लागू है। कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज ही भारत सरकार को रिकमेंड करते हैं कि इन जजों को नामों की। तो मुख्य अभी वो CGI है जो रिटायर होते हैं, वो अगले CGI की रिकमेंड करके जाते हैं। अगले CGI की रिकमेंड करके कौन जाते हैं? जो हमारे वर्तमान में CGI होते हैं, वो रिटायर होने से पहले अगले CGI की रिकमेंड सरकार को भेज देते हैं, तो सरकार उस पर लगभग मोहर लगा देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये CGI DY चंद्रचूड़ ने सरकार और उसके नाम की घोषणा कर दी है, और CGI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। 10 नवंबर 2024 को CGI चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे। तो जस्टिस खन्ना बाद में 10 नवंबर को शपथ ले लेंगे। तो उसके बाद इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा। इनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का होगा, 13 मई 2025 तक, क्योंकि ये 13 मई 2025 को 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, क्योंकि इनकी जन्म तिथि है 14 मई 1960। तो जैसे ही 65 वर्ष के हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से जज रिटायर हो जाते हैं। तो इनकी 65 वर्ष की आयु 13 मई 2025 को हो जाएगी। तो 13 मई तक इनका कार्यकाल रहेगा, 13 मई 2025 तक है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जजों का कार्यकाल है 65 वर्ष की आयु तक, जब बनते हैं वहां से लेकर 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल है। ठीक है दोस्तों, और संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप से, कहां से? दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंप से, लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, अनुच्छेद 124 के तहत। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों के पद है? 34। 1 प्लस 33 पद है अभी वर्तमान में, और जब संविधान बना था उस समय कितने थे? 1 प्लस 7। 1 प्लस 7 है, टोटल 8 थे, लेकिन इनको बढ़ाकर 34 कर दिया है। और ये बढ़ाने की अनुमति संसद के द्वारा, संसद पर छोड़ी गई है संविधान की, तो संसद ने बार समय के अनुसार इनको बढ़ाकर 34 तक कर दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में, भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है। सुप्रीम कोर्ट का संविधान में उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 124 से 147 तक है, भाग 5 के अध्याय 4 में। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अन्य जानकारियां, हीरालाल जय कानिया थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जय कानिया। सबसे लंबा कार्यकाल वाले हैं यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो DY चंद्रचूड़ अभी मुख्य न्यायाधीश है ना, उनके पिताजी थे यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले न्यायाधीश रहे हैं। और
सबसे कम कार्यकाल रहा है कमल नारायण सिंह का। कमल नारायण सिंह का केवल 17 दिन का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। पहली महिला न्यायाधीश बनी है फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश अब तक महिला नहीं बनी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश अब तक कोई महिला नहीं बनी है, लेकिन न्यायाधीश बनी है। तो न्यायाधीश में पहली न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, फातिमा बीबी मुख्य न्यायाधीश नहीं, केवल न्यायाधीश ही बनी थी। एक मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? प्रिया सेन, नंदिनी गुप्ता, निकिता पोरवाल, मोनिका शर्मा। तो मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल ने। किसने जीता है? निकिता पोरवाल ने। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है निकिता पोरवाल, जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है और अब ये मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। कौन है? निकिता पोरवाल, जो मिस वर्ल्ड पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और इस मिस इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले मुंबई के वर्ली में आयोजित हुआ था। मुंबई के वर्ली में आयोजित हुआ था। तो ये मिस इंडिया कौन रही है? निकिता पोरवाल। मिस इंडिया 2024 कौन रही है? निकिता पोरवाल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने? हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजनलाल शर्मा, नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला। तो ये बने नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। दूसरी बार बीजेपी से बने हैं, बीजेपी से दूसरी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ये चुनाव से 6 महीने पहले मनोहर लाल खट्टर को हटाकर इनको बनाया गया था। तो बाद में इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और ये इनके नेतृत्व में बीजेपी जीती है। तो इन्होंने नायब सिंह सैनी को दोबारा मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। तो हरियाणा में नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम पद की शपथ ले ली और ये 11वें व्यक्ति है, सीएम बनने वाले 11वें व्यक्ति है। इन्होंने शपथ हरियाणा के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो बंडारू दत्तात्रेय ने इनको शपथ दिलाई है। तो ये ध्यान में रखना, मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये सैनी, नायब सिंह सैनी पहले हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2024 में ही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के बारे में, हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ है। अभी राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। विधानसभा सीटें यहाँ पे 90 है। और हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से? एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और एक कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? हरियाणा में। ध्यान में रखना, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कल्लेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? हरियाणा में। और हरियाणा के नृत्य कौन कौन से है? घूमर है, गंगौर है, झूमर है, रतवई। तो इस प्रकार ये हरियाणा के बारे में जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्याय की देवी की नई प्रतिमा, नई मूर्ति कहाँ लगाई गई है? तो संसद भवन में, संविधान सभा में, सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति भवन में। तो यह लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में न्याय की देवी की नई प्रतिमा लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस न्याय की देवी की प्रतिमा लगाई गई है। इसमें जो आंखों से पट्टी बंदी थी ना, वो हटा दी गई है। आंखों पर न्याय की देवी की जो पट्टी बंदी थी वो हटा दी गई है, जो कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। जो अब पहले पट्टी बंदी होती थी वो हटा दी गई है मूर्ति से। और एक हाथ में तलवार थी, तो तलवार को हटाकर उसकी जगह संविधान की किताब हाथ में दी गई है। क्या दिया गया? संविधान की किताब हाथ में दी गई है। आंखों से पट्टी हटा दी गई, तलवार हटा दी गई और तलवार की जगह संविधान की किताब हाथ में दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये न्याय की देवी में चेंज किया गया है, जिसमें आंखों से पट्टी हटाई गई है, हाथ से तलवार हटाई गई है, लेकिन हाथ में जो तुला का संकेत था वो बना है वैसे का वैसे ही। लेकिन आंखों से पट्टी हटा दी है और तलवार हटा दी है और उसकी जगह संविधान की बुक के हाथ में दे दी है।
तो ये जजों की लाइब्रेरी है, वहां पे लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की लाइब्रेरी है, वहां पे लगाई गई है। ये सीजीआई थे डीवाई चंद्रचूड़ है हमारे, उन्होंने ऑर्डर देकर बनवाई इसको। और इसका संदेश देना यह है कि कानून अंधा नहीं है और यह कानून केवल सजा का प्रतीक नहीं है। इस मूर्ति को चेंज करने का उद्देश्य यह है कि संदेश देना है कि कानून अंधा नहीं है और इसका केवल सजा देने का काम नहीं है। तो इसकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है, हाथ में से तलवार हटा दी गई है और हाथ में संविधान की बुक दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? आईसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है झूलन गोस्वामी, मिताली राज, स्मृति मंदाना, नीतू डेविड। तो ये नीतू डेविड को आईसीसी आईसीसी जो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है, आईसीसी क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है। ये क्या करती है? जो क्रिकेट में अपने पूरे जीवन काल में उल्लेखनीय योगदान देता है, जो उल्लेखनीय योगदान देता है उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल करती है। हॉल ऑफ फेम में उल्लेखनीय क्रिकेट में योगदान देने के कारण आईसीसी शामिल करती है। तो हमारे नीतू डेविड भारत के महिला खिलाड़ी हैं। ये गेंदबाज थे, ये भारत की तरफ से गेंदबाज थे। तो इन्होंने गेंदबाजी में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अच्छी उपलब्धियां हासिल की थी, तो इसलिए उन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये आईसीसी के द्वारा शामिल किया जाता है। तो इंग्लैंड के पहले पूर्व कप्तान थे एलिस्टेयर कुक और अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और भारत के नीतू डेविड इन तीनों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और शानदार उपलब्धियां हासिल करते हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो नीतू डेविड का संबंध कानपुर उत्तर प्रदेश से है। ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं नीतू डेविड और ये गेंदबाज के रूप में खेलते थे। कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं नीतू डेविड, इनका नाम है, महिला खिलाड़ी है। और इनके साथ में एलिस्टेयर कुक और एबी डिविलियर्स को भी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये ध्यान में रखना, केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद, क्योंकि इससे पहले यह था राज्य था। ये 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद में तो पहले ही मुख्यमंत्री बने हैं। तो पहले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये ध्यान में रखना, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सुरेंद्र कुमार चौधरी, सतीश शर्मा। तो ये बने उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में पहले मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य था तब ये 2009 से 14 तक पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कहलाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष है उमर अब्दुल्ला। इन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया। और मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य होता है, वहां पे राज्यपाल दिलाता है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल नहीं होता, वहां पे होता है उपराज्यपाल होता है केंद्र शासित प्रदेश में। जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे दिल्ली में भी उपराज्यपाल दिलाते हैं और जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। तो उपराज्यपाल ने ही मुख्यमंत्री को पद की शपथ दिलवाई है। तो मनोज सिन्हा है यहाँ पे उपराज्यपाल, इन्होंने पद की शपथ दिलवाई इनको और ये केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम बन गए हैं। यहाँ पे अन्य कौन बने हैं? तो सुरेंद्र कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया? उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी को। और सकीना इट्टू, जावेद राणा, जावेद अहमद और सतीश शर्मा इनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। और उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक 6 वर्ष, क्योंकि जब से ये धारा 317 हटाई नहीं गई थी तब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का हुआ करता था। कितना था? 6 वर्ष का। तो इसलिए ये 6 वर्ष तक 2009 से 2015 तक मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन अब उसका राज्य का दर्जा हट चुका है। तो राज्य का दर्जा हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, बेंगलुरु। तो ये किया जा रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा।
और इसका आयोजन है भारत में पहली बार किया जा रहा है, भारत में पहली बार किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यह बैठक 4 साल में आयोजित होती है, 4 साल में आयोजित होती है। टेक्नोलॉजी और टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है, इसमें टेक्नोलॉजी और टैरिफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको आयोजित कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी 1865 में, इसके सदस्य देश है 194 और मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। मुख्यालय कहाँ पे इनका? जेनेवा स्विट्जरलैंड। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में काम कर रही है। संयुक्त राष्ट्र तो बाद में बना था, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में काम कर रही है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक के बल एस परमेश, दलजीत सिंह चौधरी, राजविंदर सिंह भट्टी, अमरप्रीत सिंह। तो ये बने हैं एस परमेश। कौन बने हैं? एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख बने हैं। भारतीय तटरक्षक बल का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एस परमेश को नियुक्त किया गया है। ये 26वें महानिदेशक है, 26वें महानिदेशक है। ये पहले कार्यवाहक महानिदेशक के रूप में एस परमेश काम कर रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व जो महानिदेशक थे राकेश पाल, राकेश पाल थे पहले महानिदेशक। उनका 18 अगस्त 2024 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, उनका निधन हो गया। तो ये कार्यवाहक महानिदेशक थे एस परमेश, इनको अब महानिदेशक बना दिया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक के बारे में देखते हैं तो इनकी स्थापना हुई थी 1977 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। यह क्या करता है? देश में शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करता है। शांति काल में जब युद्ध नहीं हो रहा हो, अभी कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो युद्ध नहीं हो रहा हो तब समुद्र की सुरक्षा, समुद्र की निगरानी करता है कौन? आईसीजी, भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी। तो आईसीजी की स्थापना 1977 में समुद्री भारतीय समुद्र की सुरक्षा के लिए की गई थी। इसका काम है समुद्री तस्करी को रोकने का काम करता है। तो युद्ध के समय तो नेवी, हमारी नेवी सेना है, तो नेवी क्या करती है? इस समुद्र की निगरानी करती है। लेकिन शांति काल में निगरानी कौन करता है? भारतीय तटरक्षक बल है। तो भारतीय तटरक्षक बल किसके अधीन काम करता है? भारतीय तटरक्षक बल करता है गृह मंत्रालय के अधीन। किसके? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और नेवी करती है रक्षा मंत्रालय के अधीन काम। नेवी किस मंत्रालय के अधीन आती है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। और भारतीय तटरक्षक बल आता है गृह मंत्रालय के अधीन। तो शांति काल में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के माध्यम से समुद्र की सुरक्षा की जाती है। और नेवी रहती है रक्षा मंत्रालय के अधीन। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। और गृह मंत्री अभी कौन है? हमारे अमित शाह है, गृह मंत्री है अमित शाह है। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है अभी? राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन बना है? 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार हमने कल पढ़ा था राजस्थान के बारे में। राजस्थान में 2 पुरस्कार मिले, बिट्स पिलानी को और एक सीकर के राजकीय विद्यालय को, जो जेठाना का पास सीकर में, उन 2 को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार राजस्थान में दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आया है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो ओडिशा राज्य जल पुरस्कार में प्रथम स्थान हासिल किया है। यहाँ पे जल शक्ति मंत्री अभी CR पाटिल, उन्होंने ये 5वें विजेताओं की घोषणा की थी। ये 9 श्रेणियों में कुल 38 विजेताओं को, 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया गया। कितनों को? 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2018 में। शुरुआत कब हुई थी? साल 2018 में हुई थी। और जल संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 9 श्रेणियों में 38 विजेताओं को दिया था। CR पाटिल है जल शक्ति मंत्री, इन्होंने दिया था। साल 2018 से शुरुआत हुई थी और अभी यह 5वां दिया गया है। अभी यह 5वां पुरस्कार दिया गया है। इसमें प्रथम स्थान आया ओडिशा। प्रथम स्थान कौन है? ओडिशा। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का। और तीसरा स्थान गुजरात और पुदुचेरी को, गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से। तो पहला स्थान ओडिशा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान गुजरात प्लस पुदुचेरी, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार था, उसको ध्यान में रखना। प्रथम स्थान ओडिशा, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरा स्थान गुजरात प्लस पुदुचेरी। ठीक है दोस्तों,
तो ये राज्य की दृष्टि से थे। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत किसको कौन सी रही है? ये रही है पुल्लमपारा, तिरुवनंतपुरम, केरल है। पुल्लमपारा ग्राम पंचायत कौन सी है? पुल्लमपारा। और सर्वश्रेष्ठ अर्बन बॉडी यानी सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय कौन सा रहा है? सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय रहा है सूरत है। शहरी निकाय तो है सूरत है। ग्राम पंचायत है पुल्लमपारा, ग्राम पंचायत पुल्लमपारा। राज्य है ओडिशा और शहरी निकाय है सूरत है। और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय और कॉलेज श्रेणी में रहा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठाना का पास सीकर, जो राजस्थान का हमने कल पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूरे भारत में प्रथम रहा है, पूरे भारत में प्रथम रहा है। कौन सा? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठाना का पास सीकर है। तो इसको दोस्तों ध्यान में रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, बेंगलुरु। तो यह किया जाएगा वाराणसी में। देश का पहला हिंदी भाषा का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये देश को भाषा को समर्पित पहला संग्रहालय होगा। ये अपने आप में भाषा को समर्पित पहला संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में हिंदी के विद्वानों की पुरानी पांडुलिपियां और पुस्तकों का संग्रहण किया जाएगा। पुरानी पांडुलिपियां और पुस्तकों का संग्रहण होगा इसमें। कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक साहित्यिक संग्रहालय जरूर है, लेकिन भाषा को समर्पित संग्रहालय देश का यह पहला होगा, जो वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाने की घोषणा की है, जिसमें 25 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। काशी वाराणसी में भाषा को समर्पित हिंदी भाषा का साहित्य संग्रहालय स्थापित होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला भारत का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत जिसका नाम है समर्थक। क्या नाम है? समर्थक है। उसको कहां से लॉन्च किया गया है? स्वदेशी है, ये ध्यान में रखना। बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय पोत है समर्थक। उसको कहां से लॉन्च किया गया है? कोचीन केरल है, कट्टुपल्ली तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसको लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली तमिलनाडु से। कहां से? कट्टुपल्ली तमिलनाडु से बहुउद्देशीय पोत समर्थक को लॉन्च किया गया है। नौसेना का L&T शिपयार्ड है, L&T शिपयार्ड है कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। कहां पे? कट्टुपल्ली तमिलनाडु में। यहाँ पर 2 बहुउद्देशीय पोत का निर्माण किया जा रहा है। 2 बहुउद्देशीय पोत का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक समर्थक निर्माण हो चुका है, तो जिसका जलावतरण वही कट्टुपल्ली तमिलनाडु से कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये जहाज 15 समुद्री मील की गति प्राप्त करेगा, 15 समुद्री मील की। और ये 106 मीटर चौड़ा है और 16.8 मीटर लंबा है। 106 मीटर लंबा है और 16.8 मीटर चौड़ा है। और ये निगरानी, गश्त और आपदा राहत मिशन जैसे कार्य करने में सक्षम है। तो ये कौन सा पोत? अभी बहुउद्देशीय पोत है। बहुउद्देशीय पोत समर्थ का जलावतरण किया गया है, समर्थक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें अन्य जानकारी है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी अभी अनामिका राजीव। करंट का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। अनामिका राजीव जो भारतीय नौसेना है ना, वायुसेना नहीं, भारतीय नौसेना में भी हेलीकॉप्टर होते हैं। भारतीय नौसेना में भी हेलीकॉप्टर शामिल किए होते हैं। तो भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर की जो महिला पायलट बनी है प्रथम, भारतीय नौसेना में जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें पहली महिला पायलट बनी है अनामिका राजीव। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय है, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी, रतन टाटा, बाला साहब ठाकरे, छत्रपति शिवाजी। तो ये रतन टाटा जी के नाम पे इसका नाम कर दिया है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में राज्य कौशल विश्वविद्यालय है, उसका नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम कर दिया है रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय, कौशल विकास विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यहाँ पे जो उद्योग रत्न पुरस्कार दिया जाता था पहले, उसका नाम भी रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार कर दिया। उद्योग रत्न पुरस्कार था, उसका नाम भी क्या कर दिया? रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार है। और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम क्या कर दिया? रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। और यहाँ पे एक उद्योग भवन है, उसका भी नाम कर दिया रतन टाटा उद्योग भवन। उद्योग भवन का नाम रतन टाटा उद्योग भवन है। और रतन जो पुरस्कार दिया जाता है उनके द्वारा उद्योग पुरस्कार, उद्योग रत्न पुरस्कार, उसका नाम रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार है। और एक यूनिवर्सिटी का नाम कर दिया रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। ये 3 नाम चेंज किए गए कहाँ पे? महाराष्ट्र में, क्योंकि रतन टाटा जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी
घोषणा की है कि अमरावती में रतन टाटा इनोवेशन हब बनाया जाएगा। और बिहार डाक सर्किल ने रतन टाटा पर स्पेशल कवर जारी किया, पर बिहार डाक सर्किल ने। तो अभी रतन टाटा जी का निधन हो गया था, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके नाम से कुछ नाम रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, उनकी उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जाति सर्वेक्षण यानी जाति जनगणना। जाति जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो यह तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। तो पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था बिहार। पहला राज्य कौन सा था? बिहार। दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य बन चुका है तेलंगाना, जहां पे जाति जनगणना की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तेलंगाना जाति जनगणना करने शुरू कर दिया है और बिहार में और आंध्र प्रदेश में जाति जनगणना हो चुकी है। तेलंगाना में जाति जनगणना करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ओबीसी, एससी, एसटी को और अन्य जातियां उनके बीच संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना। जनसंख्या के अनुपात में संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए जाति जनगणना का उद्देश्य बताया जा रहा है और रियल में इसका उद्देश्य होता है वोट बैंक की राजनीति। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के पूर्व 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 न्यायाधीश है न्यायमूर्ति शमीम अख्तर। इनके नेतृत्व में यही तेलंगाना में एक आयोग गठित किया गया। एक आयोग गठित किया एससी शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण का अध्ययन करेगा। ये क्या करेगा? शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण का अध्ययन करेगा। कौन है? न्यायमूर्ति शमीम अख्तर के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया और वो आयोग एससी के उप वर्गीकरण का अध्ययन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य अभी बन चुका है तेलंगाना। ठीक है दोस्तों, इन तीनों राज्यों को ध्यान में रखना। तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014। राजधानी है इसकी हैदराबाद और राज्यपाल है इसके विष्णुदेव वर्मा। विष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री है ए रेवंत रेड्डी। कौन है मुख्यमंत्री? ए रेवंत रेड्डी। यहाँ पे विधानसभा सीटें 119, विधान परिषद है, यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 7, लोकसभा सीटें हैं 17। अन्य जानकारी जो करंट में तेलंगाना संबंधित है, तो नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया है? महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। और तेलंगाना सरकार ने इंदिरामा आवास योजना भी शुरू की है। तेलंगाना सरकार ने इंदिरामा आवास योजना शुरू की है और तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है माउंट शीश पंगमा। शीश पंगमा पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये माउंट शीश पंगमा एक चोटी है, चीन में है। ये कहाँ पे है? ये चीन में है। और इस पर चढ़ाई पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रविंद्र कुमार, अर्जुन वाजपेयी, मनोज वर्मा, हार्दिक गुजर। तो ये बने अर्जुन वाजपेयी। चीन में एक चोटी है माउंट शीश पंगमा, उस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने अर्जुन वाजपेयी। तो भारतीय पर अर्जुन वाजपेयी ने ये हासिल किया है। इससे पहले ये 8000 मीटर पर उनकी 8वीं सफल चढ़ाई थी। यानी 8000 से मीटर की जितनी ऊंची चोटियां कितनी है? 14 है टोटल चोटियां। कितनी है? 14 में से 8 चोटियों पर कौन चढ़ चुके हैं? अर्जुन वाजपेयी। 8 चोटियों पर अर्जुन वाजपेयी चढ़ चुके हैं और ये माउंट शीश पंगमा है ना, इस पर चढ़ने वाले पहले भारतीय है। तो 8 चोटियां कौन कौन सी पर इन्होंने चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, माउंट लोत्से, माउंट मनसालू, माउंट मक्कालू, माउंट चोयू, माउंट कंचनजंगा, माउंट अन्नपूर्णा और माउंट शीश पंगमा। माउंट शीश पंगमा। तो इन 8 चोटियों पर जो 8000 मीटर से ऊंची, पूरे विश्व में 14 चोटियां हैं, तो उनमें से 8 चोटियों पर चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी बन चुके हैं। तो इनमें माउंट शीश पंगमा पर चढ़ने वाले अर्जुन वाजपेयी पहले भारतीय है। अन्य जानकारी में बछेंद्री पाल है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बछेंद्री पाल कौन है? पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और एक अरुणिमा सिन्हा है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला है। अरुणिमा सिन्हा कौन है? दिव्यांग महिला है और यह पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। और अरुणिमा सिन्हा है दिव्यांग महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की थी। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो इससे पहले 13 महारत्न कंपनियां का दर्जा हासिल थी, अभी 14वीं कंपनी को दर्जा दे दिया है। तो 14वीं कंपनी कौन बनी है? ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड।
तो चौथी महारत्न कंपनी का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL, HAL को 14वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इनको केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में अपग्रेड किया गया महारत्न में। ये पहले नवरत्न थी, पहले कौन सी थी? ये नवरत्न थी। तो ऐसी नवरत्न कंपनी जिसका पिछले 3 सालों में टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा रहता है, 25,000 करोड़ या उससे ज्यादा रहता है, तो उसको महारत्न बना देते हैं। तो ऐसी नवरत्न कंपनी, तो ये नवरत्न कंपनी पहले थी, इससे महारत्न बना दिया है क्योंकि इसका पिछले 3 सालों में टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। इन कंपनियों में निवेश और अन्य क्षेत्रों से जुड़े खास अधिकार, इन कंपनियों को कुछ स्वायत्तता मिलती है। जब ये महारत्न का दर्जा मिल जाता है तो उनके निवेश के संबंध में अन्य क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तता इन कंपनियों को मिल जाती है, तो इसलिए यह दर्जा इनके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में, ये एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है जो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय HAL का, और एरोस्पेस और रक्षा कंपनी HAL, जो अभी 14वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो अभी जो पूरी महारत्न कंपनियां 14, उनकी सूची देख लेते हैं वो कौन कौन सी है। तो ये भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एक तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये तीनों तो तेल से संबंधित है। गेल इंडिया, कोल इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, और एक एनटीपीसी जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, लाइट से संबंधित, बिजली के संबंधित है। एनटीपीसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी बिजली से संबंधित है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी बिजली से संबंधित है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये भी बिजली से संबंधित है। तो 4 बिजली से संबंधित है, एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ये फिर तेल से संबंधित है। ये 3 थी, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC। ये क्या है? ONGC। और इसके अलावा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल है, इसका नाम सेल है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL है। तो इस प्रकार ये 14 कंपनियां हैं जिनको भारत सरकार ने महारत्न का दर्जा दे रखा है। तो इन 14 कंपनियों को ध्यान में रखना, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा पूछा जा सकता है कितनी कंपनियों को दर्जा दे रखा है? 14 को। हाल ही में किसको दिया है? HAL को। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी कंपनी महारत्न कंपनी नहीं है? 3 कंपनियां इनमें से दे देंगे, एक कंपनी कोई अलग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ही है, तो कुल्लू दशहरा भी हिमाचल प्रदेश में होगा। कहां पे होगा? हिमाचल प्रदेश में। तो ये शुरू हो गया है। इसमें 25 देशों के सांस्कृतिक दल है, अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कितने देश से? 25 देशों के सांस्कृतिक दल इसमें अपनी प्रस्तुति देंगे। और हिमाचल के राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के राज्यपाल है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, और 25 देशों के लोग इसमें भाग लेंगे। ठीक है, तो कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव अभी दशहरे के टाइम पर मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस अग्निअस्त्र क्या है? अग्निअस्त्र लॉन्च किया है। तो ये कहां पे लॉन्च किया गया है? गंगटोक, देहरादून, लेह, श्रीनगर। तो ये गंगटोक में, कहां पे? गंगटोक में लॉन्च किया गया। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है, पोर्टेबल है। तो सेना प्रमुख है, जनरल है उपेंद्र द्विवेदी ने यानी गंगटोक से ये लॉन्च किया। पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस है, अग्निअस्त्र इसका नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अग्निअस्त्र है। तो इस डिवाइस की मदद से कई टारगेट को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। इसे मैनुअली और रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इंजीनियर कोर है, इंजीनियर कोर के मेजर है राज प्रसाद। इंजीनियर कोर के मेजर कौन है? राज प्रसाद, उन्होंने इसे बनाया है। इसे WEDC के नाम से भी जाना जाता है। इसे WEDC के नाम से जाना जाता है। ये पोर्टेबल है, और इस डिवाइस की मदद से कमरा, बंकर आदि को तबाह किया जा सकता है। इस डिवाइस की मदद से कमरा, बंकर आदि को तबाह किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। सरकारी ई मार्केट प्लेस है जेम। जेम ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जेम क्या है?
तो सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अभी सीईओ कौन बने हैं? एल सत्य श्रीनिवास, मनोज वाजपेयी, माया टंडन, अमित शर्मा। तो ये बने एल सत्य श्रीनिवास। कौन बने? एल सत्य श्रीनिवास सरकारी ई मार्केट प्लेस है जेम, इसके सीईओ बने हैं। ये जेम के सीईओ बने हैं। तो ये पीके सिंह की जगह लेंगे। ये किसके पीके सिंह की जगह लेंगे? सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए सरकारी विभाग है, संगठन है, सार्वजनिक क्षेत्र के कोई उपक्रम है, वो जरूरी सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं जेम के माध्यम से। ये एक सरकारी ऑनलाइन पोर्टल है, सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम नाम है जिसका, और उसके माध्यम में सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी संगठन है, सरकारी विभाग है, वो जरूरी सामान और सेवाएं ऑनलाइन खरीद सकते हैं जेम के माध्यम से। ये ध्यान रखना। और इसको लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 2016 को। कब लॉन्च किया गया था? 9 अगस्त 2016 को। इससे विक्रेताओं को, जो विक्रेता निजी विक्रेता है, उनको सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच मिल जाती है। तो जेम के माध्यम से सरकारी विभाग है, संगठन है, वो सीधे ऑनलाइन सेवाएं और सामान खरीद सकते हैं। तो जेम को ध्यान में रखना। जेम के सीईओ नियुक्त किया गया है सत्य श्रीनिवासन को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल लॉन्च किया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, अटल पेंशन योजना, वात्सल्य योजना, पीएम गति शक्ति योजना। ये लॉन्च किया है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जो 3 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है, 3 अक्टूबर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 500 कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप कर काम सीख सकेंगे, यह देश के युवाओं के लिए लॉन्च की गई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो 1.25 लाख युवाओं को लाभ देंगे, लेकिन अगले पूरे 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा 1 करोड़ को 5 साल में। लेकिन अभी 2024-25 में टॉप 500 कंपनियों में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा भारत से करंट अफेयर से संबंधित वीडियो। तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपने राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो कल हमने इसी यूट्यूब चैनल पे डाला था, तो उसे जरूर देख लें। और हम कल मंगलवार को डालेंगे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित वीडियो। तो हम ये वीकली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिससे आपका फुल डिटेल में कम से कम समय में पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा, जिससे आपका करंट अफेयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए धन्यवाद।